यस एवरीवन। सो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे कि कौन से प्रॉब्लम्स थे। फटाफट से एक रिकैप हो जाए। दैट इज लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो पाया जाता है हमारे एग्रीकल्चर में। फिर हाई डिपेंडेंसी रेनफॉल, सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन सेल्फ कंजप्शन के लिए इसे फार्मिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और कन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने ना पढ़ लिया था। आज हम लोग आ जाते हैं कि पॉलिसीज कौन सी ले आए थे ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। सो यहाँ पे दो पॉलिसीज आपको हाईलाइटेड होते हुए दिख रही होगी, राइट। तो सबसे पहली क्या है, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। जो जमींदारी सिस्टम चलता था ना पहले के टाइम पे, तो वो जमींदारी सिस्टम को खत्म करना है भाई, क्योंकि वो बड़ा मतलब जो सिस्टम था लगान लेने का, वो सही बात तो नहीं है ना एक्चुअली, कि भाई इतने फार्मर से हम लोग इतना ज्यादा लगान ले और ऐसी सब चीजें। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या लेकर आए थे, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। और दूसरा एक है दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं। देखो, रिवॉल्यूशन मतलब चेंज आना, एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज लेकर आना। और ग्रीन ग्रीन वर्ड यूज किया ना बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये चेंज कौन सा लेकर आए थे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने लगे HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और ये HYV सीड्स के साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर इरिगेशन, मशीनरीज, ये सब चीजों का इस्तेमाल किए जाने लगा एग्रीकल्चर फार्मिंग में, जिसकी वजह से काफी अच्छा चेंज आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो दो मेजर्स है लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए स्टार्टिंग में भाई अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम ये सब लेकर तो आए थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आया गया था मिड 1950s में, सॉरी मिड 1960s में, यस, मतलब 1965 के आसपास इसको स्टार्ट किया था। लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे फूड ग्रेन्स वगैरह में। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ स्टेट्स में ही आया था, जैसे पंजाब, हरियाणा, ऐसे कुछ स्टेट्स में ही, सारे स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो पाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल स्टोरी है तो मेजर्स दोनों, लेकिन सक्सेसफुल जो हुआ था थोड़ा बहुत ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ड्रास्टिक चेंज और ड्रास्टिक प्रोडक्टिविटी फूड ग्रेन्स की इंक्रीज हुई थी। समझे, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि refers to the large increase in production of food grains due to use of HYV seeds, that is high yielding variety seeds। समझे, ऐसे आर्टिफिशियल सीड्स, साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स को इस्तेमाल किए जाने लगा फार्मिंग में, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं इसको। लैंड रिफॉर्म्स क्या बताया हुआ है हमको, देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या बोला है, लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म करना मतलब पॉलिसी बनाना, फिर से नए तरीके से बनाने की। तो जो पहले चलती थी उसको हटाकर दूसरे नए तरीके से डेवलप की गई। लैंड रिफॉर्म्स primarily refers to the change in the ownership of land holding. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries. किसने निकाला था ये, हमारी जैसे इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज ने भी और अंडर डेवलप कंट्रीज ने भी, फॉर अटेनिंग अ रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर। सो जो इनइक्वालिटी थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको सही करने के लिए, समझे, तो ये लैंड रिफॉर्म्स इस वजह से निकाला गया भाई पॉलिसी। There was a great need for the land reforms in a country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Land reforms were needed to achieve the objective of equity
आ गया ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, समझे, इस वजह से ये लैंड रिफॉर्म्स निकालना, क्योंकि आपको पता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ही, जो छोटे छोटे बेचारे फार्मर्स होते थे उनको जमीनें होती नहीं थी, और ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार्स होते थे, वो बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे, खुद के जमीन पे ही काम करवाएंगे उनसे, फार्मर से, छोटे छोटे फार्मर से, और उनको है ना प्रॉपर तरीके से मतलब सैलरी वगैरह भी नहीं देंगे, मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे ये जमींदार्स वगैरह ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे आ गया अबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जितने भी इंटरमीडिएटरीज थे उनका अबॉलिशिंग करना, खत्म करना। तो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। मतलब क्या बोला गया, ये जमींदारों सिस्टम हटाओ, टिलर्स, टिलर्स मतलब जो कल्टीवेट करता है लैंड पे, जो फार्मिंग एक्चुअली करता है लैंड पे, समझे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया कि जो भी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा, जो फार्मर, जमीन उसकी भाई, इस तरीके से। So the idea behind this step was that the ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements, समझे। तो जो एक्चुअली फार्मिंग करेगा जमीन उसी को दी जाएगी, और ये एज अ इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरीके से, समझे। तो इससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सोचेगी सरकार। सो द अबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ब्रॉट 200 lakh tenants into direct contact with the government। सो अभी ये जो जितना भी जो टेनेंट्स है सारे के सारे 200 लाख जितने टेनेंट्स, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे गवर्नमेंट के, राइट। और गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, उनके ऊपर ध्यान दे सकेगी, फिर उनको है ना सब्सिडीज वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करनी होगी भाई, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए या ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकेगी। तो ये स्टेप इस वजह से निकाला कि ये ना, ये बीच के जो इंटरमीडिएटरीज है ना, इनको निकालो भाई, जो एक्चुअल जमीन पे खेती बाड़ी करेगा जमीन उसी की होगी भाई, और गवर्नमेंट सीधी नजर रखेगी उस पर। सो द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब जिनकी एक्चुअली जमीन, गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ इंक्रीज होगी, सिंपल, ठीक है। तो ये बताया था। लेकिन आपको लगता है ना ये कहानी बड़ी इजी है, ऐसे भाई गवर्नमेंट बोलेगी कि जो कल्टीवेट करेगा, जो टिलिंग करेगा लैंड पे, लैंड जमीन उसकी हो जाएगी। आप मुझे बताओ इंडिया में ऐसा होगा? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी बोल रही है यहाँ पे, ऐसा हुआ होगा? जस्ट टेल मी, बताओ। यस, ऐसा हुआ होगा? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, यस और नो। ये जमींदारों ने ऐसा किया होगा कि देखो फॉर एग्जाम्पल, जो जमींदार है, अब उसकी जमीन है, ठीक है, अब उस जमीन पे 5 से 10 फार्मर्स भाई फार्मिंग करते हैं, या 3-4 फार्मर्स फार्मिंग करते हैं। अभी वो जमींदार ऐसे मस्त गवर्नमेंट बोलेगी और वो है ना अपनी जमीन दे देगा जो फार्मिंग करते होंगे, ऐसा होगा? मुझे बताओ, जस्ट टेल मी। उन पे प्रेशर दिया जाए तो हो सकता है। क्या बोल रहे हो? उन पे अगर प्रेशर दिया हो तो, ज्यादा प्रेशर दिया हो तो, लेकिन हाँ। ऐसे कैसे वो लोग दे देंगे एक्चुअली कैसे पॉसिबल होगा? हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से करप्शन होता हुआ आ रहा है, कोई इतनी नई बात नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी मैम डिसीजन पैसे दे बनाएगी देंगे, और वैसा होगा भाई। मैम पैसे दे देंगे, क्या बोल रहे हो सुमित? पैसे दे देंगे उनको। पैसे दे देंगे? सरकार पैसे देगी अपने जेब में से
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपको पता है। ये जो जमींदार थे ना, अब ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली ये ना अपनी अपनी चालें चली थी। तो भी ये लेजिस्लेशन, अभी जैसे जमीन उसके नाम पर करना हो, ये सब प्रोसीजर होना चाहिए या क्या, उन सब में ना बहुत बहुत घपले मारे थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, however the goal of equity was not fully served by abolition of the intermediaries because of the following reasons. So in some areas the former zamindars continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. अब मुझे बताओ, ये जो जमींदार है उनके पास तो पैसा था ही ना, उन आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो इन्होंने अंदर ही अंदर वो पैसा नहीं खिला सकते क्या गवर्नमेंट को? ये तो कैसी बात हो गई, गवर्नमेंट मुझसे मेरी दुकान मांगने आई और मैं उसको दे रही हूँ। हाँ, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं दुकान पे नहीं बैठती हूँ, मेरा है ना एम्प्लॉय बैठता है दुकान पे। ये तो ऐसी बात हो गई। हाँ, ले लो मेरी दुकान। हाँ, वो कैसे देंगे जमींदार भाई? अंदर ही अंदर पैसा खिलाएंगे, सिंपल सी बात है। In some cases tenants were active and zamindars claimed to be self cultivators. फिर उनको गलत ठहराया गया टेनेंट्स वगैरह को, और जमींदार ऐसा बोलने लगे, नहीं इस जमीन पे तो हम खुद कल्टीवेशन करते हैं, ये कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं करते ये स्मॉल फार्मर्स। ऐसे सब चीजें होने लगी थी। एंड इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड, the poorest of agriculture laborers did not benefit from the land reforms. अभी फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भाई मैं ऐसा मान लूं कि 10% जितना सक्सेस गया भी हो, और जिन भी पुअर फार्मर्स को है ना ओनरशिप ऑफ लैंड मिली भी हो, राइट, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो पुअर फार्मर क्या, किस तरीके से उसको फायदा मिलेगा भाई? सरकार बोलेगी और सब कुछ वैसा वैसा होगा? मैं तो नहीं मानती हूँ ऐसा कुछ भी, जितना हम लोग आज तक समझ पाए अपनी गवर्नमेंट को, हमारे पब्लिक सेक्टर को भी। सो ये सब है ना सिर्फ खाली कैसे, हाँ लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड, लेकिन सक्सेसफुल भाई आज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज भी बिग जो जमींदार है ना, बिग फार्मर्स, रिचेस्ट फार्मर्स, उनके पास इतनी जमीनें हैं, और जो बेचारा जो पुअर फार्मर है उसके पास जमीन आज भी नहीं है। आज भी इंडिया में ऐसी सिचुएशन है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स कहाँ से सक्सेसफुल हुआ, मेरे को बताओ। सही सब है ना, खाली बोलने की बातें हैं। ऐसा गोल ऑफ इक्विटी अचानक से भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करवाना चाहे और हो जाए, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो सिंपल सी बात है, ये जमींदार करते ही है। करप्शन है ना यार, करप्शन स्टार्टिंग से है, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स में ही एक और टॉपिक है, दैट इज लैंड सीलिंग। सीलिंग मतलब लिमिट फिक्स कर देना कि एक जमींदार के पास, मतलब जो भी फार्मर है उसके पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है। मतलब जितना भी हम लोग हेक्टर्स में डिराइव करते हैं जमीन को, तो इतने हेक्टर्स होनी चाहिए। तो एक स्पेसिफाइड कर देने की लिमिट लैंड, समझे? बाकी क्या है, गवर्नमेंट जब्त कर दे बाकी की लैंड अपने पास। देखो क्या लिखा है, लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब ही होता है लिमिट, समझे? लिमिट कर देना। So land ceiling refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. एक इंडिविजुअल को कम से कम इतनी जमीन ही भाई ओन करनी है, उससे ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट and will be allotted to the landless cultivators and the small farmers. ये बाकी की जितनी भी जमीन होगी वो जब्त की जाएगी फ्रॉम दैट इंडिविजुअल, और जो भी जमीनें होगी जितनी भी गवर्नमेंट ने जब्त की वो अलॉट की जाएगी किसको, जिसके पास जमीन नहीं है, जो फार्मर्स के पास।
ऐसा सोचा था। The purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in few hands. इसका पर्पस क्या था? लैंड सीलिंग क्यों लेकर आए? कि ताकि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ओनरशिप नहीं हो, कुछ लोगों के हाथ में ही बहुत ज्यादा जमीनों की ओनरशिप नहीं हो सके। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सिंपल सी बात है, जैसे नहीं अपना उसमें टैक्स में भी ऐसा चलता है कि रिचर पर्सन से ना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो और उस टैक्स में से ना गरीब इंसानों के लिए और ये सब के लिए ना एक्सपेंडिचर करो। मतलब बात तो वही है यहाँ पे भी, एक जने के पास इतनी जमीन होनी चाहिए, इतने हेक्टेयर्स की जमीन, और फिर बाकी का ले लो उससे, ऐसे दे देगा सामने वाला, मेरे को बताओ तो जरा। अब फॉर एग्जाम्पल हम है ना, हम जितने जने बैठे हैं यहाँ पे, हम 5 जने यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हम 5 जने ना बड़े जमींदार हैं, फार्मर्स, बहुत बड़े जमींदार हैं, हमारे पास है ना बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाइड की होगी लिमिट, अब ये ना हमारी है ना उससे ज्यादा है एक्चुअली हमारे पास जमीन। मुझे बताओ हम लोग देंगे गवर्नमेंट को जमीन? गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा उस वक्त लैंड का जो रेट चल रहा होगा उतना रेट दे देगी अपने को, फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या देंगे अपनी जमीन? जस्ट टेल मी यस और नो। नो मैम। सीधी सी बात है, नो। तो आपको पता है यहाँ पे लैंड सीलिंग में ना, ये जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी ना, उन लोगों ने क्या किया, अब अपने घर में जितने फैमिली मेंबर्स है ना, क्या कर दिया, जैसे ओनरशिप है ना, मैंने सिर्फ अपने नाम पे नहीं रखी, मैंने क्या कर दी, बांट दी ओनरशिप को। भाई जितना गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया उतनी स्पेसिफाइड लैंड मैंने अपने नाम पे रखी, फिर मैंने ना मेरे पापा के नाम पे रख दी थोड़ी बहुत, फिर मैंने अपने भाई के नाम पे रख दी, फिर मैंने मम्मी के नाम पे रख दी, फिर दूसरे रिलेटिव्स के नाम पे रख दी, ऐसा कर दिया। बताओ, ऐसा होने लगा इस तरीके से। तो आप लोग भी कैसे, भाई आशीष है, सुमित है, जयेश है, सुनील है, ऐसे क्या कर दो, अपने घर वालों के नाम पर ओनरशिप कर दो भाई। ऐसा ऐसा होने लगा। जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे ना, उन्होंने अपने अपने जितने भी घर के फैमिली मेंबर्स थे, उस वक्त तो कितने सारे लोग एक ही घर में रहते थे, तो अलग अलग लोगों के नाम पे जमीनें कर दी भाई, दिखाने के लिए गवर्नमेंट को। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। हम क्यों दे अपनी जमीन? सीधी सी बात है, जमींदार भी यही सोचते थे, हम क्यों दे अपनी जमीन, हमने खुद ओन की है, ये वाली जमीन है, वो कैसे भी ओन की हो, भले वो हम लोग करप्टेड है या हम लोगों ने एक लगान ले लेके हम लोगों ने जमीनें एक्वायर की हो, ओनरशिप ली हो, वो नहीं, लेकिन हम तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है। So, however, the land sealing legislation was challenged by the big landlords. They delayed in its implementation. This delay time was used by them to get the land registered in the name of close relatives. आ गया ना? Big landlords क्या करते थे, जान पूछ के ना धीरे धीरे काम करवाते थे, और वो टाइम पीरियड में वो दूसरों क्लोज रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे लैंड रजिस्टर करवाते थे, thereby escaping from the legislation. इस मतलब फिर क्या होगा, सरकार को हमको जमीन देनी नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, हम क्यों दे अपनी जमीन सरकार को। तो ऐसा सब कुछ हुआ था लैंड सेलिंग में। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर, लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग्स। यस, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? बोलो भला। यस दी। आवाज क्लियर है ना? नहीं तो मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट करूं, कल जैसे आवाज नहीं क्लियर है ना? नहीं क्लियर है जी। ओके ओके, चलो। सो कंक्लूजन क्या हुआ, अब कंक्लूजन देखते हैं हम लोग लैंड रिफॉर्म्स का। देखो क्या लिखा है, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। देखो केरला और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी ना, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी
और इस वजह से ना वहां पे सक्सेसफुल हो पाया था ये लैंड रिफॉर्म्स और ये लैंड सीलिंग। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। दूसरे स्टेट्स में जो भी गवर्नमेंट थी वो बड़ी ऐसी वाली थी, ठीक है जाने दो, काम धीरे धीरे हो रहा था। एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यू। सो दूसरे स्टेट में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो ये बात थी लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग की। फिर हम लोग आ जाते हैं अभी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, आपको पता है हम लोग है ना एग्रीकल्चर में पहले ट्रेडिशनल पैटर्न अपनाया करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे। हम लोग काउ डंग यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर और एज अ मेन्योर। फिर प्रॉपर इरिगेशन भी नहीं था, हमारा डिपेंडेंसी रेनफॉल वगैरह पे था। तो इससे क्या होता था, ट्रेडिशनल सिस्टम जो चलता था एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करने का, तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर में वो बहुत कम होती थी। अगर हमको फास्ट प्रोडक्टिविटी करनी है तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को थोड़े मॉडर्न टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे इवन इन एग्रीकल्चर। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर बोलो ग्रीन रिवॉल्यूशन को, या फिर हम लोग जो मॉडर्न टेक्निक्स बाई HYV सीड्स, साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स हो, और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन, फोस्फेट, ये फोस्फोरस, ऐसे सब केमिकल्स यूज किए जाते थे ताकि प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो सके। और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। आपको पता है पेस्टिसाइड्स मतलब जो नहीं, वो इंसेक्ट्स वगैरह जो प्रोडक्टिविटी को खराब कर देते हैं ना, क्रॉप्स वगैरह को खराब कर देते हैं, उससे बचाने के लिए, क्रॉप्स को उससे, उन सब चीजों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, राइट। फिर प्रॉपर तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज, भाई पैसा तो चाहिए ना अभी ये सब चीजों के लिए, तो इवन है ना गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती थी सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को, इवन फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेट पे, ऐसा सब चीजें धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाने लगा। अब ये जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी इंडिया में वो अडॉप्ट की गई कब, थर्ड प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान, दैट इज ड्यूरिंग 1960s। मैंने जो आपको बोला कि इसका शुरुआत 1960 से प्लानिंग चल रहा था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन 1965 तब से स्टार्ट हो गया ये। और ये 2 फेसेस में हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना 2 फेसेस में हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टेक्निक को अपनाया गया, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, समझे। और फिर देखा कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, और फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में इसको अप्लाई करने की प्रोसेस चालू हुई। ठीक है, सो इसके 2 फेसेस, एक फेस है 1965 से लेकर भाई हमारा 1965, और दूसरा फेस जो स्टार्ट हुआ था वो 1975 से स्टार्ट हुआ था। ऐसे 2 अलग अलग फेसेस में है। So, क्या लिखा है, the traditional agriculture practices followed in India were gradually being replaced by modern technology and agriculture practices. The aim of this strategy was to raise agriculture production and productivity in selected regions of a country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities, etc. समझे? फिर क्या लिखा हुआ है, Green Revolution. At the time of independence, about 75% of country's population was dependent on agriculture. इतना हमको पता है। India's agriculture vitally depend on the monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmer had to face lot of troubles. ये लगान मूवी में हमने देखा है, बारिश नहीं होने की वजह से कितना ज्यादा फार्मर्स को ट्रबल फेस करना पड़ता है। Moreover, the productivity in agriculture sector was very low due to use of outdated technology and absence of required infrastructure. So इस वजह से प्रोडक्टिविटी लो है ही, राइट, क्योंकि हम लोग पुराने टेक्निक्स, बुलडॉग और ऐसे सब चीजें यूज करने लगे पहले, जो पहले चलता था जिस तरीके से। एक मिनट हाँ, एक सेकेंड।
हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड ऊपर कर लूंगा। As a result of intensive and continued efforts of many agriculture scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by green revolution. और ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो मेहनत किया, एफर्ट्स लगाए, और जो भी एग्रीकल्चर में रुकी हुई भाई रुका हुआ प्रोडक्शन था भाई, स्टेगनेंट हो गया था कि भाई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस चीज को हटा दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety seeds. yielding का मतलब ही होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। ऐसे सीड्स को इस्तेमाल किए जाए जिससे बहुत अच्छे लेवल पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ सके। उसी तरीके को, उसी टेक्निक को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर आप इवन मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ स्पेक्टिकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो इसका बताया हुआ है, इन द खरीफ सीजन 1966, जो मैंने आपको बताया ना 1965-66 का स्टार्टअप हुआ था, India adopted high yielding variety program for the first time, and this program was successful due to high yielding variety of seeds, adequate मतलब sufficient irrigation facilities and application of fertilizers, pesticides and insecticides. ये सब का इस्तेमाल होने लगा इसमें, and in this way a new technology was gradually adopted in Indian agriculture, and this new strategy is also popularly known as modern एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम कितने हैं, इसको मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसको है ना ये हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम ये भी बोला जाता है, HYVP ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, समझे। फिर नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, हाँ इट्स लाइक अ मिरेकल एक्चुअली, जो साबित हुआ ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली रिजल्ट लेकर आया था। सो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अकर्ड प्राइमरली ड्यू टू द मिरेकल ऑफ द न्यू वंडर सीड्स, जो हम सीड्स इस्तेमाल करने लगे, विच रेज्ड एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा बिकॉज ऑफ यूजिंग दीज सीड्स। These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. समझे, मतलब ये कहाँ पे अप्लाई किया गया, जहां पर प्रॉपर तरीके से पानी, प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सब था ना, वहां पे इस चीज को इस्तेमाल किए जाने लगा। ठीक है, so as compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers, that is 4 to 10 times मोर फर्टिलाइजर्स। मतलब इन अभी देखो ये सीड्स में ना थोड़ा फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे। देखो और ये चीज क्या है, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे ये अप्लाई किया गया। स्टार्टिंग में तो देखो गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया, और जिनके पास काफी अच्छा पैसा है वो इस मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन को अप्लाई कर सकता है अपने फार्मिंग में। बट इसका देखो मेन मैं आपको बताऊं कि सक्सेसफुल बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ स्टेट्स में से जहां पर लोगों के पास पैसा था, जिन फार्मर्स और इन सब के पास पैसा नहीं है ना इन सीड्स को खरीदने के लिए, आप सोचो वहां पे तो कैसे आएगा, वहां पे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, राइट। क्योंकि आज इसी वजह से तो नेशनल इनकम, हमारी प्रोडक्टिविटी लो है आज भी इंडिया में, करंट सिचुएशन में भी ऐसा है। मतलब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता रही हूँ इस चीज के रिलेटेड, कि इधर भले लिखा है, मैं इससे सहमत हूँ पूरे तरीके से, लेकिन नीचे आएगा। ठीक है, so to derive benefit from the HYV seed, Indian farmer needs to have proper irrigation, reliable irrigations and financial resources। देखो आ गया ना, पैसा चाहिए सबसे पहली चीज तो, ताकि वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को परचेज कर सके। और देखो इसमें भी देखो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, ये फोटो में सॉरी,
विद इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स द यील्ड मल्टीप्लाई, मतलब जो आउटपुट था, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो ऑन एन एवरेज 3 फोल्ड हो गई थी। जितना वो पहले होती थी उससे 3 फोल्डिंग, बताओ 3 गुना बढ़ गई थी प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस HYV सीड्स। समझे? तो मैं बोल रही हूँ ना, एटलीस्ट सेल्फ रिलायंस इंडिया फूड ग्रेन्स में हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई है इंडिया को, लेकिन आज भी प्रोडक्टिविटी लो है। ठीक है, देखो ये रहा 2 फेजेस मैंने आपको बोले थे ना, 2 फेजेस में, एक मिड 1960s टू मिड 1970s, मतलब 1965 से लेकर 1975 तक, फिर 1976 से लेकर 1985 तक, ये सेकेंड फेज, 2 फेजेस में। देखो the use of HYV seeds was restricted to more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. फिर कहाँ पे ये करने लगा? Wheat, देखो क्रॉप भी, कुछ क्रॉप्स में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, wheat, राइस, ऐसे और कुछ 1-2 और क्रॉप्स थे जस्ट, बाकी में नहीं आया था। सब मतलब सब क्रॉप्स में नहीं आया था, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। सेकेंड फेज में देखो क्या लिखा, HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। पहले वाला जो था ना फर्स्ट फेज, उसमें सिर्फ वीट, जहां पर वीट प्रोड्यूस होता है ना, वहां पर इस चीज को अप्लाई किया, ये वीट रिलेटेड HYV सीड्स, क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे सीड्स वगैरह, तो ये फार्मर्स के लिए परचेज करना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था एक्चुअली, क्योंकि फिनेंशियली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है फिनेंशियली, राइट। फिर देखो इसके इफेक्ट्स बताए हैं। टू स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। यस, मैंने ये चीज आपको बोली कि इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एटलीस्ट सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, उसको भाई अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब अमेरिका से इंडिया ने इंपोर्ट किए थे फूड ग्रेन्स, ठीक है, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद ये चीज तो हट गई। इंडिया वाज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस, इतना अच्छे तरीके से फूड हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह बढ़ गए, इवन हम लोग बाहर दूसरे मार्केट्स में और इन सब में भी इवन एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सकते थे, काफी अच्छे सरप्लस क्वांटिटी में हम लोगों को व्हीट वगैरह मिल गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन अ मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस की डिफाइन लिखी है और 1 मार्क में पूछते हैं मार्केटेबल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस? refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by farmers after meeting their own consumption requirement. खुद की जरूरत पूरी हुई और बाकी जितना भी बचा है मार्केट में उसको बेचो, that is can be called as a marketable surplus, ठीक है। So growth in a agriculture output make a difference to the economy only when large proportion of this increase is sold in market. And fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. So wheat और rice, मैंने यही 2 चीजों का नाम लिया पहले भी, इन्हीं में काफी अच्छा सरप्लस क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर बफर स्टॉक, इतना जबरदस्त का स्टॉक हमारे पास हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एनेबल्ड the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage. So even stock हम लोग maintain कर सके, भाई कभी भी कुछ भी ऐसा food shortage जैसा इंडिया में फेस हो तो उस वक्त इन food grains को हम इस्तेमाल कर सके, मतलब इतने अच्छे क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ, सोचो। और बेनिफिट हुआ किसको? लो इनकम ग्रुप्स को। As a large proportion of food grains was sold by farmers in the market, their prices declined relative to other items of consumption. The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. मतलब ultimately ऐसा समझ लो कि इतना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से मार्केट में जो व्हीट और राइसेस थे उनके जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे? गिर गए थे। तो बेचारे जो लो इनकम ग्रुप्स थे उनको भी देखो कैसे
एकदम सस्ते प्राइस पे, जैसे किसी राशन की दुकान पे अपने को मिलता करता है जिस प्राइस पे, ऐसे प्राइस पे इवन सब लो इनकम ग्रुप्स को भी इवन वो व्हीट राइस वगैरह मिलने लगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, स्केर्सिटी होती है तभी प्राइस राइज होता है किसी भी गुड का, राइट। लेकिन अगर सरप्लस क्वांटिटी में है तो उसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझ में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन हर किसी को? आशीष, सुमित, सुनील, यस दी। एकदम क्लियर हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कब आया, कितने फेजेस में था? यस यस दी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना रिस्क है कि कौन से रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, आ गई चीज। अब इसका ना लिमिटेशन भी बताया हुआ है इवन, तो इसको है ना मैं कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने ना फिर यहाँ तो अब मीटिंग पूरी हो जाएगी जस्ट, ठीक है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। ये वाला काफी डिबेटेबल टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है एक्चुअली। और फिर एग्रीकल्चर वाला खत्म हो जाएगा पूरा, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड बात आएगी, ठीक है। चलो, सो दो चीजें, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा आज के दिन में, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।